हम नहीं बोलेंगे बुलडोजर की सरकार। आप लोगों की सरकार गद्दारों की सरकार है। पिछले 10 साल में ये कर्जा बढ़कर साथियों 152 लाख करोड़ हो चुका है। क्या इसीलिए भारत की जनता ने इनको सत्ता में बिठाने का काम किया था? साथियों, अगली बारी क्या करना है आपको? सरकार उखाड़ के फेंक दो, हाथी के सामने वाला बटन दबाओ। ये वो लाठी का बदला लेना है साथियों जो आपको पड़ी है। एक एक वोट वो लाठी की तरह इन्हें पड़नी चाहिए। भाजपा की सरकार के चलते हुए आज 30% युवा, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आज एक भी कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है। ये डिजिटल इंडिया बोलते हैं कि यहाँ पे युवा बच्चा, छोटा बच्चा पूरी दुनिया में सबसे बात कर पाएगा, टेक्नोलॉजी समझ पाएगा, बट वो समझेगा कैसे जब 65% से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं। ये जो बयानों के कुछ हिस्से आपने सुने, ये आकाश आनंद के तेवर को बताते हैं। आकाश आनंद 29-30 साल का वो युवा नेता जो बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जा रहा था, उसमें जान फूंक रहा था। वो मायावती जिनकी पार्टी 2014 में शून्य पर आउट हुई, एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं मिली। वो मायावती जिनको 2022 के विधानसभा चुनाव में एक विधायक मिला, उन मायावती की पार्टी बीएसपी को आकाश आनंद नए सिरे से खड़ा कर रहे थे। और आकाश आनंद के ये तेवर वाले भाषण ही उनके लिए आफत बन गए। मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया और मायावती ने 5 महीने पहले जो आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था, वो फैसला भी वापस ले लिया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 3 चरण की वोटिंग के बाद मायावती को यह फैसला लेना पड़ा? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सीतापुर में दर्ज हुई सिर्फ एक एफआईआर के बाद आकाश आनंद के पॉलिटिकल करियर पर ब्रेक लगा दिया गया? आज इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मायावती के इस फैसले के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। दोस्तों, इस पूरी खबर की शुरुआत होती है आकाश आनंद के बयानों से। यह बयान कोई एक बयान था ऐसा नहीं है, बल्कि आकाश आनंद लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला बोल रहे थे। उनके भाषणों में तेवर था, तलखी थी और हमला जोरदार था। आकाश आनंद ने बिजनौर में 6 अप्रैल को एक रैली की और उसमें उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो कुछ इस तरह थी कि आकाश आनंद ने भाजपा पर यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार कर रही है और खुद को बुलडोजर सरकार कहलवाना पसंद करती है। लेकिन सरकार को चुना गया था जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। इसके बाद आकाश आनंद एक रैली करते हैं 24 अप्रैल को और यह रैली होती है संत कबीर नगर में। यहां आकाश आनंद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गद्दार और घमंडी है, यानी सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला और यह कहा कि ये लोग राम मंदिर बनवाने का क्रेडिट लेते हैं। आखिर राम मंदिर के लिए आपने किया क्या? राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। यह बयान भी आकाश आनंद ने दिया और इसके बाद आकाश आनंद ने पेपर लीक से लेकर तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरा और 28 अप्रैल की वो तारीख, सीतापुर की जगह और आकाश आनंद की रैली, आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी सरकार बता दिया और यही टिप्पणी आकाश आनंद के लिए आफत बन गई। इसके बाद सीतापुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और इसी के बाद से आकाश आनंद की चुनावी रैलियों पर रोक लग गई। इसके बाद आकाश आनंद कहीं नजर नहीं आए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी नहीं नजर आए। लेकिन मायावती ने अब यह फैसला लिया कि आकाश आनंद उनकी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं रहेंगे। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि आकाश आनंद अभी अपरिपक्व हैं। दोस्तों, क्या आकाश आनंद वाकई अपरिपक्व हैं? क्या आकाश आनंद को समय से पहले वो पद मिल गया जिसके लिए लोगों का जीवन खप जाता है? 5 महीने पहले मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं। आकाश आनंद की शादी राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा के साथ हुई है। आकाश आनंद ने पढ़ाई भी विदेश में की है और अपने भाषणों में, जो वो भाषण चुनावी रैलियों में दे रहे थे, जाहिर तौर पर उन भाषणों में एक बड़ी रिसर्च थी।
रिसर्च के साथ वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो मायावती को अखर गया? दोस्तों, मायावती की अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को देखिए 2014 के बाद से लेकर 2024 तक, और बहुत हद तक ये मानिए कि 2022 के चुनाव के बाद से मायावती के भाषणों में जो धार थी, जो हमला था भाजपा को लेकर, वो लगभग खत्म हो गया। मायावती ने जिस तरीके से लोकसभा में प्रत्याशी उतारे और कई प्रत्याशियों को बदला, वो भी ये सवाल खड़े कर रहा था और विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन ये आरोप लगा रहा था कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं। लेकिन अब मायावती ने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत है, इस पर लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन अगर हम बात आकाश आनंद की करें, आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता थे जो युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ रहे थे। आकाश आनंद अलग अलग जगह जाकर युवाओं से मिल रहे थे, उनको बसपा के बारे में बता रहे थे और मायावती की पार्टी को एक एनर्जी देने का काम कर रहे थे। लेकिन मायावती ने 3 चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद आकाश आनंद से ये जिम्मेदारियां वापस ले ली। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह का एक दौरा हुआ था, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी परिस्थितियां तेजी से बदली। दरअसल पहले और दूसरे चरण में जिस तरीके से मतदान हुआ, जो वोटिंग प्रतिशत रहा, उसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाई। और इसके बाद आप देखिए अमित शाह का दौरा होता है, जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटता है या श्रीकला टिकट वापस करती हैं, इस पर भी सियासी गलियारों में अलग अलग राय चल रही हैं। मायावती ने इसके बाद बस्ती में भी प्रत्याशी बदला, मायावती ने आजमगढ़ में, वाराणसी में प्रत्याशी बदले। 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर मायावती प्रत्याशी बदल चुकी हैं। वो तमाम सीटें जहां समाजवादी पार्टी जीतने की स्थिति में नजर आ रही थी, वहां मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए। और ये आंकड़ा भी है कि मायावती ने सपा से 5 गुना ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। तो क्या मायावती अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं? और आकाश आनंद को बैक करना, आकाश आनंद से जिम्मेदारियां वापस लेना, आखिर ये क्या दिखाता है? क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के बाद जब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा, तब भी मायावती की पार्टी की स्थिति को मजबूत करना ये मायावती की जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसे में आकाश आनंद को अभी पीछे खींच लेना, क्या ये मायावती की पार्टी से उन युवाओं को दूर नहीं करेगा जो आकाश आनंद के नाम पर बसपा से जुड़ने लगे थे? आकाश आनंद को हटाना, आकाश आनंद से जिम्मेदारियां वापस ले लेना, ये फैसला मायावती को फायदा करेगा या नुकसान करेगा, या फिर ये किसी दबाव में लिया हुआ फैसला है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।